नदियाँ प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे भारतीय इतिहास में नदियों का विशेष महत्व है। नदियों के नाम से ही हमारा राज्य जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं एक विशेष पहचान है और यह राज्य पूरा नदियों के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम आज नदियों को समझेंगे। मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे इनका समागम होता है। हम नदियाँ प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं। हमारा जो भारत, आपने देखा होगा, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, हमारा मध्य प्रदेश उसी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आता है और उसी प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश राज्य में आता है। और उसी प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियाँ उद्गमित हुई हैं। तो उसी प्रायद्वीपीय भारत से हम कह सकते हैं कि लगभग 100 से भी अधिक नदियाँ उद्गमित हुई हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 10 बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है। लगभग छोटी बड़ी सभी नदियों को अगर मिलाया जाए तो 100 से भी ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से निकली हुई हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से हम जानते हैं। यह मध्य प्रदेश से छोटी बड़ी 100 से भी अधिक नदियाँ, जिसमें से 10 बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है और यह नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश का सीमा का भी निर्धारण करती हैं। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करेंगे और नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे कि यह उद्गम कहाँ से हुआ है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी प्रारंभ करने से पहले हमें पढ़ना है कि हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी नदियों को किस क्षेत्र की जीवन रेखा कहा गया है। तो हमने एक टॉपिक बनाया है मध्य प्रदेश में जीवन रेखा वाली नदियां, मतलब किस क्षेत्र की जीवन रेखा कौन सी नदी है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी को कहते हैं। मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। सिवनी की जीवन रेखा वैनगंगा नदी को कहते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहते हैं और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। बोलेंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी। बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी, बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी। मालवा की जीवन रेखा चंबल नदी। सिवनी की जीवन रेखा वैनगंगा नदी, सिवनी की जीवन रेखा वैनगंगा नदी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी। और हम कह सकते हैं कि हृदय रेखा कहे तो मध्य प्रदेश हमारे भारत के मध्य में स्थित है। इसे हम हृदय राज्य के नाम से भी जानते हैं या हृदय प्रदेश कहते हैं। इसलिए हम नर्मदा नदी को हृदय रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। यह क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। अब हम बात करेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। यह उद्गम कहाँ से हुआ है, किस क्षेत्र से हुआ है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में एक पठार है हमारे यहाँ बघेलखंड के नाम से जानते हैं हम, यह बघेलखंड क्षेत्र। बघेलखंड में भी किस स्थान से, तो बघेलखंड एक क्षेत्र है, उसमें एक जिला है अनूपपुर। और अगर आपसे संभाग पूछे तो शहडोल संभाग, कौन सा संभाग, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग का एक जिला है अनूपपुर, शहडोल संभाग का एक जिला है अनूपपुर और वहां से यह नदी उद्गमित हुई है। तो अनूपपुर में भी कहां पे, तो अनूपपुर में एक मैकाल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी में एक कुंड बना हुआ है जिसे हम नर्मदा कुंड के नाम से जानते हैं और उसी नर्मदा कुंड से यह नदी का उद्गम हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहां से उद्गमित हुई है, अगर कुंड बताइए तो आंसर रहेगा नर्मदा कुंड।
किस श्रेणी से उद्गमित हुई है? तो मैकाल श्रेणी से उद्गमित हुई है। किस पठार से उद्गमित हुई है? तो बघेल खंड के पठार से उद्गमित हुई है। किस जिला से उद्गमित हुई है? तो अनूपपुर से उद्गमित हुई है। यही क्वेश्चन अभी पटवारी में आया था। और किस संभाग से उद्गमित हुई है? तो शहडोल संभाग से उद्गमित हुई है। उद्गम होते होकर यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में बहती हुई जाकर मध्य प्रदेश में बहती हुई यह महाराष्ट्र राज्य में इंटर करती है और महाराष्ट्र से चली जाती है गुजरात और गुजरात से चली जाती है खंबात की खाड़ी। बात करेंगे कि यह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश के यह नदी 15 जिलों से होकर गुजरी है और वह नदी 15 जिले से होकर तो गुजरी है, लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरी है? तो अगर राज्य की बात करें तो 3 राज्यों से होकर गुजरी है। 3 राज्यों से होकर यह नदी गुजरी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बात करेंगे कि नर्मदा नदी सर्वाधिक कौन से राज्य में बहती है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बहती है। न्यूनतम अगर बात करें आपसे कि न्यूनतम किस राज्य में प्रवाहमान है, तो न्यूनतम बहती है महाराष्ट्र में। न्यूनतम गुजरात में नहीं। इसमें 2 ही प्रश्न बनते हैं कि सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? तो सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। न्यूनतम कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। अगर मध्य का पूछेगा तो मध्य में आ जाता है गुजरात। मध्य में कहाँ आ जाता है? क्या गुजरात राज्य आ जाता है। आगे चलेंगे कि यह नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है, तो इसकी कुल लंबाई बताइए। तो इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कुल लंबाई मतलब जिस स्थान से उद्गमित हुई है और जिस स्थान में समापन हुआ है वहां से लेकर कुल लंबाई, उद्गम से लेकर समापन तक कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और यह नदियां में 41 नदियां आकर मिलती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी कितनी है? तो 41 नदियां हैं। सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक सहायक नदियों वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। कितनी इसकी सहायक नदी है? 41 इसकी सहायक नदी है, जिसमें से प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बंजर, हिरन, हथनी, दूधी और सेर प्रमुख सहायक नदी है। बंजर, हिरन, हथनी, दूधी और सेर। दोनों तट से ऊपर वाला जो तट है नर्मदा नदी का दायां तट कहलाता है। मध्य प्रदेश की अगर हम देखें तो दायां तट ऊपर वाला जो इलाका है यह पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह क्वेश्चन भी आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी और एक और है ताप्ती नदी। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और इसी के समानांतर ताप्ती नदी भी बहती है। दाएं तट से अगर हम बात करें तो दाएं तट से 19 नदियां आकर मिलती हैं। बाएं तट से अगर हम बात करें तो 22 नदियां आकर मिलती हैं। ऐसी इसकी कुल सहायक नदी है 41 इसकी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की, जिसमें हमने प्रमुख सहायक नदी देखे बंजर, हिरन, हथनी, दूधी और सेर। यह नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? 15 जिलों से और 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बहती है, न्यूनतम महाराष्ट्र में बहती है और मध्य में गुजरात आ जाता है। आगे चलेंगे कि इसके अन्य नाम क्या है? तो यह नदी के बहुत सारे अन्य नाम है इसके। तो एक है मैकलसुता, नामोदास, मैकलसुता। मैकलसुता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह मैकाल श्रेणी से निकली है। तो उस क्षेत्र के निवासी नर्मदा नदी को मैकलसुता के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह मैकाल श्रेणी से उद्गमित हुई है। इसका नाम नामोदास है। क्या नाम है? नामोदास है। और नामोदास अगर हम देखें तो नामोदास नाम टालमी ने दिया था। किसने दिया था? टालमी ने। नामोदास टालमी ने दिया था। रेवा हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में यह नर्मदा नदी का नाम उल्लेख है और उस समय नर्मदा नाम नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? रेवा। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नर्मदा नदी का नाम ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है? तो आंसर रहेगा रेवा। उसके बाद है सोमोदास। सोमोदास इसलिए इसका नाम पड़ा है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि यह नदी चंद्रमा की पुत्री है। किसकी पुत्री है? चंद्रमा की पुत्री है। इसका नाम है सप्तगंगा। सप्तगंगा इसलिए बोला गया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यह 7 धाराओं का निर्माण करती है। पूर्वी गंगा इसलिए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होती है। अमरकंटकी इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह अमरकंटक से निकलती है।
अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। और यह अमरकंटक कहाँ आता है? अनूपपुर में आता है, इसलिए इसको अमरकंठी भी बोलते हैं। इंदुजा नाम भी है इसका, और इसका एक लास्ट नाम है संकरी। संकरी इसलिए बोला गया है कि इसका जन्म शंकर जी की पुत्री है, बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं नर्मदा नदी को, इसलिए इसे बहुत सारे लोग किस नाम से जानते हैं? संकरी के नाम से जानते हैं। बोलेंगे इसके अन्य नाम, सबसे पहला मेघलसुता। क्या बोलेंगे? मेघलसुता। उसके बाद नामोदास क्या आएगा? नामोदास। उसके बाद रेवा क्या आएगा? रेवा। उसके बाद सोमदास क्या आएगा? सोमदास। उसके बाद सप्तगंगा क्या आएगा? सप्तगंगा। उसके बाद पूर्वी गंगा। कौन सी गंगा? पूर्व गंगा। उसके बाद अमरकंटकी क्या आएगा? अमरकंटकी। उसके बाद इंदुजा क्या आएगा? इंदुजा। उसके बाद संकरी क्या आएगा? संकरी। ये नर्मदा नदी के उपनाम है। अब हम देखेंगे कि यह नर्मदा नदी किस राज्य में इंटर होती है? मध्य प्रदेश के बाद तो महाराष्ट्र में इंटर रहती है, और महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर यह नदी बहती है। इसके बाद गुजरात में जाती है, और गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 161 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। खंबात की खाड़ी में यह नदी मुहाना का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मुहाना का निर्माण करती है। और इसी जब खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले इस नदी के किनारे पर सूरत शहर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत शहर बसा हुआ है, जिस स्थान पर हमारे भारत का हीरा तराशने का कारखाना है। और इसी सूरत से थोड़ा सा आगे देखें तो एक भरूच शहर है। कौन सा शहर है? भरूच शहर। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि खंबात की खाड़ी में कहां से गिरती हैं? तो भरूच से गिरती हैं। भरूच शहर से कहां चली जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी से नीचे क्या मिलेगा आपको? अरब सागर। खंबात की खाड़ी से कहां चली जाती हैं? अरब सागर। और खंबात की खाड़ी में किसका निर्माण करती है? मुहाने का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मुहाने का निर्माण करती है। सूरत इसी के मुहाने पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के। और यहाँ पे कौन सा कारखाना है? हीरा तराशने का कारखाना। कौन सा कारखाना? हीरा तराशने का कारखाना। यह नदी को मध्य प्रदेश की पवित्र नदी या पवित्र नदी के नाम से हम जानते हैं। और यह नदी को पवित्र नदी का दर्जा भी दिया गया है, और इसे मानव का दर्जा भी, जीवित मानव का दर्जा भी 2017 में इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने 2017 में जीवित मानव का दर्जा दिया हुआ है। यह नदी को पवित्र नदी क्यों कहा गया है? तो कहा जाता है कि यह नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और वह बैक्टीरियोफेज उस पानी में घुला हुआ है। और उस पानी के स्नान करने से जैसे हमारे शरीर में फंगस बीमारी हो जाती है, तो वह पानी को हम जब स्नान करते हैं तो वह हमारे शरीर के अंदर जो कवक होते हैं तो वह कवक को नष्ट कर देता है, फंगस जैसी बीमारी को नष्ट कर देता है। इसलिए मान्यता है कि यह नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। और इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसे बोलते हैं हम क्या? पवित्र। इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं हम। इसकी विशेषता है पवित्र नदी। और देखिए बैक्टीरियोफेज इसमें है। अब दूसरी विशेषता है कि यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी में मानी जाती है। तीसरी विशेषता है कि मध्य प्रदेश की यह सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगली विशेषता है कि भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की कौन सी? 5वीं बड़ी नदी है। और भारत में बहने के आधार पर, सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर नहीं, तो भारत में बहने के आधार पर तीसरी बड़ी नदी है। अगली विशेषता है कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नंदमुख बनाती है या एस्चुरी बनाती है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। और यह नदी को मध्य प्रदेश की मेरुदंड कहते हैं। मध्य प्रदेश की मेरुदंड मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर मध्य प्रदेश की इसे क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड इसलिए बोलते हैं कि यह हमारे 15 जिलों में तो बहती है, 15 जिलों में पानी तो पहुंचाती है, लेकिन अन्य जिलों, बहुत सारे जिलों में इसका पानी पहुंचता है और बहुत सारी हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन होता है। इसलिए हम बोलते हैं इसे मध्य प्रदेश की मेरुदंड। किसके आधार पर? अर्थव्यवस्था के आधार पर। थैंक यू दोस्तों। यह वीडियो को
लाइक शेयर जरूर करें और नर्मदा नदी को आप अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा, यह वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।